अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने 2019 के इम्तिहान में अच्छे अच्छों को चकरा दिया था। जी हाँ, बात हो रही है 2019 के इम्तिहानी पर्चे में आए एक सवाल की, जो था तो सिर्फ एक लफ्ज़ के बारे में, लेकिन उस एक लफ्ज़ के पीछे छुपा था एक पूरा सिस्टम, एक ऐसी क्लासिफिकेशन जो किसी का भी रिजल्ट बदल सकती थी। और वो लफ्ज़ था हाल। बज़ाहिर कितना सादा, बगैर किसी नुक्ते वाला लफ्ज़, लेकिन यही तो असल चाबी थी। इस लफ्ज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उर्दू हरूफ में ये नुक्ते आखिर काम कैसे करते हैं, उनका पूरा निज़ाम क्या है। तो इस पहेली को हल करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। असल में नुक्तों की बुनियाद पर हुरूफ की 4 बड़ी किस्में हैं। चलें एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहली किस्म है मनकूत हरूफ की। इसका उसूल बहुत ही सीधा है। अगर किसी हर्फ पर नुक्ता है, चाहे एक हो या ज़्यादा, तो बस वो मनकूत कहलाएगा। और फिर इसके बिल्कुल उल्ट आते हैं गैर मनकूत हरूफ। इनका एक और नाम मुहमला भी है। ये वो हरूफ हैं जिन पर बिल्कुल कोई नुक्ता नहीं होता, एकदम साफ। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें, बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मनकूत यानी नुक्ते वाले और गैर मनकूत यानी बगैर नुक्ते वाले। या तो नुक्ता है या नहीं है, बिल्कुल सादा सी बात है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगली किस्म है फ़ुक़ानी हुरूफ की। फ़ुक़ानी यानी लफ्ज़ फ़ोक से, जिसका मतलब होता है ऊपर। तो ये वो हुरूफ हुए जिनके नुक्ते उनके ऊपर लगे होते हैं। और जाहिर है, अगर ऊपर नुक्तों वाले हुरूफ हैं तो नीचे नुक्तों वाले भी होंगे। उन्हें कहते हैं तहतानी। ये लफ्ज़ निकला है तहत से, जिसका मतलब है नीचे। तो जिन हुरूफ के नुक्ते नीचे हों वो तहतानी कहलाएंगे। देखें, उनके नामों में ही उनका मतलब छुपा है। तो ये हो गई हमारी दूसरी 2 कैटेगरीज, फ़ुक़ानी यानी फ़ौक ऊपर और तहतानी यानी तहत नीचे। सारा खेल बस नुक्तों की पोजीशन का है, ऊपर है या नीचे। चलें जी, अब हमारे पास सारे टूल्स आ गए हैं। अब वापस चलते हैं 2019 वाली पहेली की तरफ और देखते हैं कि इन उसूलों को इस्तेमाल करके हम इस मसले को कैसे हल करते हैं। तो सवाल एक बार फिर दोहरा लेते हैं। सवाल ये था कि लफ्ज़ हाल से नुक्ते लगाकर कितने नए बामानी अल्फाज बनाए जा सकते हैं। यानी हम एक गैर मनकूत लफ्ज़ को मुख्तलिफ मनकूत अल्फाज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ये कैसे होता है। सबसे पहले हम हे के ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं, तो ये बन गया खाल। चूँकि नुक्ता ऊपर है तो ये एक फ़ौक़ानी लफ्ज़ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हे के नीचे एक नुक्ता लगाते हैं तो बना जाल, और अगर इसी हे के नीचे 3 नुक्ते लगा दें तो बन जाएगा चाल। अब चूँकि जाल और चाल दोनों में नुक्ते नीचे हैं तो ये दोनों तहतानी अल्फाज कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मुश्किल सवाल का सीधा सा जवाब था 3। जी हाँ, हाल से 3 नए बामानी अल्फाज बन सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात और भी है। एक लफ्ज़ कॉल भी बन सकता है, जिसका मतलब जानवरों की एक बीमारी होता है। लेकिन इम्तिहानात के हवाले से जो 3 सबसे ज़्यादा मुस्तनद और कबूल शुदा जवाबात हैं, वो वही पहले वाले 3 हैं। अच्छा, अब ये सारी मालूमात ज़हन में पक्की करने के लिए एक ज़बरदस्त खुलासा देखते हैं। फौरी दोहराई के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इस टेबल में देखिए, हर इस्तिलाह के सामने उसका मतलब और उसे याद रखने का एक आसान सा तरीका दिया गया है। जैसे फ़ौक़ानी को याद रखें फ़ौक यानी ऊपर से, और तहतानी को तहखाने यानी नीचे से। इस तरह ये सारी बातें कभी नहीं भूलेंगी। तो अब जबकि हमने सब कुछ समझ लिया है, वक्त है अपने इल्म को परखने का। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो कुछ सीखा वो कितना याद रहा। तो चलें शुरू करते हैं। चलें, बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, नुक्तों की बुनियाद पर हुरूफ की कुल कितनी किस्में हैं? दूसरा, नुक्तों वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? और तीसरा, बगैर नुक्तों वाले हुरूफ के वो 2 नाम कौन से थे? अच्छा, अब आते हैं हमारी केस स्टडी पर। याद करें 2019 के इम्तिहान में लफ्ज़ हाल के बारे में असल सवाल किया था और उसका ख़त्मी जवाब क्या निकला था। यानी इससे कितने बामानी अल्फाज बनाए जा सकते हैं। अब ज़रा उसूलों का इतलाक़ करके देखते हैं। अगर हाल में हा के ऊपर एक नुक्ता लगाएं तो कौन सा लफ्ज़ बनेगा, और वो फ़ुक़ानी होगा या तहतानी। और ये भी बताएं कि जाल और चाल
یہ دونوں فقانی ہیں یا تحتانی، اور کیوں؟ اور آخر میں 2 چھوٹے مگر اہم سوال۔ پہلا، جانوروں کے حوالے سے لفظ کال کا کیا مطلب تھا؟ اور دوسرا، حرف عین یعنی الف منقوط ہے یا غیر منقوط؟ یہ رہے ان سب سوالوں کے جوابات۔ اب ذرا اپنے جوابات ان سے ملا کر دیکھیں، امید ہے سب کے جواب ٹھیک ہوں گے۔ یہ چھوٹی سی مشق اس پورے موضوع پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے نقطوں کا ایک بظاہر سادہ سا نظام زبان میں کتنی گہرائی اور کتنے نئے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اب جب نقطوں کا یہ کوڈ ہم نے سمجھ لیا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ زبان میں اور ایسے کتنے ہی ڈھانچے ہیں، کتنے ہی راز ہیں جو ابھی بھی سمجھے جانے کے منتظر ہیں۔